गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? कमेंट कर दो। ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग अनुभव, गुड मॉर्निंग विश्वास। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? लास्ट क्लास में हम लोग सारा स्टेरिक नंबर वाला केसेस कंप्लीट कर लिए थे, है ना? और स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग ढेर सारा पीवाईक्यूज करेंगे। स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, पहले हम क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन आप बनाएंगे। आपसे नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, ठीक है? इसीलिए हम आपको बोले थे कि आप अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ों को आइएगा। और आज किसी का नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड बना तो बहुत मार मारेंगे, याद रखना। चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन पहला है, ठीक है? सब कोई देखेगा इस क्वेश्चन को। दिस इज जेई एडवांस 2015। तो अमंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयंस BCl2 N3 N2O NO2 O3 क्या है? ओजोन। SCl2 ICl2 I3 एंड XCF2। ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने मॉलिक्यूल्स का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। फिर आपको बताना है कि इनमें से किस किस का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। स्ट्रक्चर बोल लीजिए या शेप बोल लीजिए, ठीक है? लीनियर है। लेकिन उसके बाद भी एक पॉइंट है, सिर्फ लीनियर नहीं बताना, उनको बताना है कि जिनके हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब जिसके हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई लीनियर है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया, तो वो इसके में आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। लीनियर भी बताना है और साथ साथ में आपको सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना है कि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, हर एक बच्चा पहले इसका सारा स्ट्रक्चर अपने कॉपी में बनाएगा और फिर बताएगा कितना आंसर है। जल्दी कमेंट करो। ये आपका पहला क्वेश्चन है। बाबू देखो, एक बात हमेशा याद रखो, जो हम तुमको पढ़ाए अगर तुम उसको फॉलो कर रहे हो, घर पे उतना मेहनत कर रहे हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ले स्टार्टिंग को तो हम छोटे छोटे भी ले सकते थे, है ना? एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इतने मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट हो जाइए। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसका आंसर आना चाहिए करेक्ट।
ये गलत है। मैंने आपको बोला था कि आप सारे स्ट्रक्चर कॉपी में, रफ कॉपी में बना कर आइएगा। उसके बाद भी पहले दूसरे में ही गलत हो रहा है। BeCl2 कैसे करेंगे? सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के पास? हाइड्रो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो। और दो क्लोरीन कितने ले जाएगा? दोनों, एक एक ले जाएगा। तो हम यहाँ से मस्त ऐसे क्लोरीन और क्लोरीन जोड़ सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? sp। और ज्योमेट्री लीनियर लिख सकते हो आप। sp हाइब्रिडाइजेशन वाली चीज़ें लीनियर ही होती हैं। कोई लोन पेयर है क्या? नहीं, तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। N3-, एक नाइट्रोजन बनेगा सेंट्रल एटम, दूसरा नाइट्रोजन ऐसा बनेगा। बताओ कैसे बनाओगे N3-? हाउ विल यू ड्रॉ N3-? ऐसे बना सकते हैं। बीच वाले नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? चार, तो ये प्लस, और इन दोनों ने एक एक बनाए हैं तो माइनस। सॉरी, दो दो बनाए हैं। सारी बातें मैंने बता दी। अब आप मेरा चेहरा देखेंगे तो हम आपको कुछ बताने नहीं वाले। आप लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 6। मैंने साफ साफ बताया था, लिखा भी है कि नाइट्रोजन जब चार बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव, तीन बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल, और दो बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव। तो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन ने दो दो बॉन्ड बनाए हैं तो नेगेटिव, बीच वाले ने चार बनाए हैं तो पॉजिटिव। इस चार में से एक कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जब चौथा बॉन्ड बनाता है तो कोऑर्डिनेट होता है। तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। जब आप प्लस माइनस लिख रहे हैं तो आपको एरो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए इसने? दो। तो ये भी कैसा दिखेगा? लीनियर। अगला बताइए, N2O। NNO यही है ना? बोलो कैसे दिखाओगे व्हाट N2O? इस पर प्लस और इस पर माइनस, है ना? ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है तो न्यूट्रल, बीच वाला नाइट्रोजन चार बॉन्ड बना रहा है तो प्लस, और ये वाला नाइट्रोजन दो बॉन्ड बना रहा है तो माइनस। हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो दो सिग्मा बॉन्ड sp, और दिखेगा भी कैसा? लीनियर। ठीक है, ये सही है। स्ट्रक्चर्स तो हम अपने पिछले क्लास में आपको कॉपी में बनवाए हुए हैं। NO2+। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन, और ये क्या बनेगा? ऑक्सीजन। सिंपल स्ट्रक्चर। इन दोनों ऑक्सीजन ने दो दो बॉन्ड बनाए तो न्यूट्रल है, और बीच वाले नाइट्रोजन ने मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाए तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज। सही है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे? sp। और ज्योमेट्री क्या बोलोगे? लीनियर। अच्छे से देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम है? चलिए अब आइए O3 पर। O3 बनाओगे तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, और दोनों ऑक्सीजन ऐसे, मैंने आपको बताया था O3 का ये स्ट्रक्चर होता है ना? और इसके बाद ऑक्सीजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर। तो लोन पेयर होने के कारण रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने के कारण ये लीनियर ना हो करके बेंट हो जाता है। तो इसका शेप ही क्या हो गया? बेंट। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको लीनियर मॉलिक्यूल्स देखने थे। O3 के बाद SCl2। SCl2 में सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। छह में से क्लोरीन कितने ले जाएगा? दो, तो कितने बचेंगे? चार, मतलब दो लोन पेयर। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से देखते हो। ये भी लीनियर है क्या? ये लीनियर है। आप इसको ढक लोगे तो ये आपको बेंट दिखेगा। और हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, लेकिन ये भी आपको बेंट जैसा दिखेगा। ये वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा वाटर हुआ करता था।
वाटर के पास में भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते थे और दो हाइड्रोजन कनेक्टेड होता था। तो आप दोनों लोन पेयर को ऐसे ढक लोगे तो ये आपको बेंट जैसा दिखेगा ना, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। आराम से एक एक चीज को जब तक आप कॉपी पे 2 बार 3 बार नहीं बनाएंगे तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी। चलिए आगे बढ़िए। SCl2 के बाद ICl2 माइनस, सेंट्रल एटम कौन बनेगा? आयोडीन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में एक माइनस भी है तो 8 हो गए। 8 में से क्लोरीन कितने ले जाएंगे? 2। तो कितने बचेंगे? 6। 3 लोन पेयर, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, TBP ज्योमेट्री वाला आएगा। ठीक है। अब इन सबको ढक लोगे तो ये लीनियर दिखेगा, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 5। 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने आएंगे? 5। ये लीनियर है, लेकिन ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि आपको वो लीनियर मॉलिक्यूल्स को टिक करने हैं जिनके पास डी ऑर्बिटल उनके हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर है sp3d में से, लीनियर है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में डी आ गया ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये मॉलिक्यूल मेरा आंसर में टिक नहीं होगा। आगे बढ़िए। I3 माइनस, एक आयोडीन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। एक माइनस है तो 8 हो गए। 8 में से 2 आयोडीन एक एक बार बॉन्ड बनाएंगे, तो फिर ऐसा ही सेम ऐसा ही बनेगा, बस ऊपर में I, नीचे में भी I, और आपके पास 3 लोन पेयर। फिर ये लीनियर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, क्योंकि 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d। कोई दिक्कत? लास्ट में बचा आपका XeF2, जेनन है। जेनन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 2। बचेंगे कितने? 6। 6 मतलब कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। तो ऐसा ही दिखेगा, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, फिर स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d। लीनियर है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। अमंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयंस जितने भी दिए गए थे, द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल्स वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डी ऑर्बिटल। बताइए टोटल आंसर कितने हैं? पहला लीनियर sp, इसमें डी नहीं आ रहा। लीनियर sp, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग के जो मैंने 4 मॉलिक्यूल बनाए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? बोलो। सारे के सारे क्या हैं? लीनियर है। ठीक है, सारे के सारे आपके क्या हैं? लीनियर है। कोई दिक्कत किसी को? ये NO2+ का स्ट्रक्चर आप समझ रहे हैं ना? देखो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में एक पॉजिटिव है तो एक निकल गया, बचे कितने? 4। दोनों ऑक्सीजन को दो दो दे सकता है ना? अरे बोलो ना। सिंपल है, कर सकते हो आराम से। देखो कुछ बातें आप हमेशा ध्यान रखोगे ना, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जो की पॉइंट्स मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 के लास्ट में बताया था, और उसके अलावा मैंने कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स भी बताए थे, और सबको बोला था कि लेक्चर नंबर 6 देख कर आना है ना? NO2+, NO2-, NO2 का स्ट्रक्चर, ओजोन का स्ट्रक्चर, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है तो न्यूट्रल होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो प्लस आएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा तो माइनस आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखोगे तो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिखेगा, तो ये सब बातें ध्यान में रखोगे तो आपसे गलती नहीं होगा। जैसे पिछले बार जब क्वेश्चन बना रहे थे तो कुछ कुछ बच्चों ने नाइट्रोजन के साथ 6 6 बॉन्ड बनाए थे। नाइट्रोजन 5 नहीं बना सकता तो 6 बना पाएगा क्या? क्यों नहीं बना सकता नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स? क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। अब तुम एक बात बताओ कि ये क्वेश्चन अगर एडवांस में आएगा तो तुमसे नहीं बनेगा? प्रैक्टिस का चीज है बाबू। अगर आप ऐसे सिर्फ ऐसे देख के ऐसे देखते रहेंगे तो नहीं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं अपने कॉपी पे तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 ऐसे मॉलिक्यूल हैं इसमें जो लीनियर भी हैं और जिनके हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल नहीं आता। कोई दिक्कत? चलो अच्छे से देख लो इसको। देख लो, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखो एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं, थोड़े लेंदी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपसे नहीं बने। समझ रहे हो? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो बाबू अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो यकीन मानो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप बना कर आ सकते हैं, सच बता रहे हैं। जेई एडवांस का पेपर डिफिकल्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता कि आप उसमें 60-70% तक आरा स्कोर नहीं कर सके, है ना। जैसे हम तुमको एक बात बताएं, इस बार जेई एडवांस 2025 में 360 मार्क्स का पेपर हुआ। जनरल का कट ऑफ लगभग 66 मार्क्स गया, है ना। मतलब 360 में से अगर किसी के 66 मार्क्स आ रहे हैं तो वो जेई एडवांस क्वालिफाई कर जा रहा है। क्वालिफाई कर जाने का मतलब है कि उसका रैंक एक आएगा, 25,000 आए, 26,000 आए, ये है ना। लेकिन इतना रैंक लाने पे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा 120-25 नंबर भी ले आता है 360 में, तो उसका रैंक 10,000 के अंदर आ जाएगा, और जिसको कोई ना कोई आईआईटी ज़रूर मिलेगा, है ना। हो सकता है कंप्यूटर साइंस ना मिले, मैकेनिकल मिल जाए, सिविल मिल जाए, ये सारे ब्रांचेज हो जाए, ये सारे ब्रांचेज आपको किसी ना किसी आईआईटी में ज़रूर मिल जाएगा। तो आप देखो कि आपको 50% से भी कम मार्क्स स्कोर करना है। 360 का 50% कितना होगा? 180 मार्क्स। और आपका अच्छा, आपको आईआईटी मिल जा रहा है 120 मार्क्स पे। तो डिफिकल्ट एग्जाम का ये सबसे अच्छा बात है। डिफिकल्ट एग्जाम जो है वो कभी भी बहुत हाई स्कोरिंग नहीं होता, है ना। अगर आप उसको स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अच्छे से रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग हर टॉपिक से आना है, समझ रहे हो। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि हमको कहाँ कहाँ मेहनत करना है, किन किन टॉपिक्स पे मेहनत करना है, कौन कौन से टॉपिक्स मेरे अच्छे हैं, है ना। उन पर मेहनत करते हैं वो एडवांस के समय, और मिनिमम 150, 160, 170 मार्क्स तो लाया ही जा सकता है। इससे भी ज़्यादा हम तुमको सच बता रहे हैं, 360 मार्क्स के पेपर में, 360 मार्क्स के पेपर में हम तुमको सच बता रहे हैं, हम मान लेते हैं चलो बहुत पेपर टफ आया या बहुत आया, तो तुम 100 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बना कर आओगे, लेकिन फिर भी तुम 200 प्लस मार्क्स अगर तुम सोचते हो कि हमको रैंक लाना है, तो तुमको 200 से ऊपर मार्क्स तो जेई एडवांस में भी लाने पड़ेंगे। समझ लो ना, तब तुम्हारा रैंक कहीं ट्रिपल डिजिट्स में या कोई बहुत अच्छा रैंक माना जाएगा। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए हमारा मोटो है कि अगर आपको रैंक लाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके हिसाब से। समझ रहे हो? और देखो ये सब जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन जिस भी साल आया होगा, है ना, जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ कर गया होगा वो इस क्वेश्चन को जरूर बनाया होगा। ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है कि एडवांस लिख दिया है तो इसके 10 हाथ पैर निकल कर आ गए हैं और ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई मारा जाए। द कंपाउंड with two lone pair on central atom is R। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके: ClF3, SF4, BrF5 एंड DXeF4। चलो, जेई एडवांस 2015। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है ये। जब भी किसी क्वेश्चन के आगे इज आर ऐसे लिखा रहे, इसका मतलब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स हैं। तो आपको वो सारे मॉलिक्यूल इसमें से ढूंढने हैं जिनके सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर। चलिए स्टार्ट हो जाइए, ट्राई करिए। चलो ये तो इजी है, ये तो फटाफट इन चारों का स्ट्रक्चर बना लो, बनाने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि किसके सेंट्रल एटम पर दो दो लोन पेयर हैं।
ब्रोमीन बाबू हैलोजन है ना, फैमिली से याद रखा करो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हैलोजेंस हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम सबके पास 6, नाइट्रोजन के खानदान के पास 5। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ए एंड डी, ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चे का आ गया, बाकी लोग देखो हड़बड़ा कर नहीं बनाना है। हम चाहते तो पता है क्या कर सकते थे, हम पीपीटी बनाकर ला सकते थे और आधा घंटा में हम सारे क्वेश्चन बना देते, लेकिन वो आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो 9th और 10th के हैं, है ना। इसीलिए आप आराम से टाइम लीजिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे भी अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत बच्चों का नहीं आया, 2 बच्चों का आया है अभी तक। तुम आराम से बनाओ, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन तुम सीख के जाओगे तो तुमको इम्पोर्टेंस रखता है। मेरे बनाने से थोड़ी होगा, हमको फिर से थोड़ी एग्जाम देना है। हाँ, ClF3 बिल्कुल सही अनुभव, आपका एक आंसर तो आ गया। मल्टीपल करेक्ट है बाबू। और भी ऑप्शंस देखिए, मल्टीपल करेक्ट वालों में एक से ज्यादा आंसर आ सकता है। देखो ClF3 को बनाओगे तो क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 7 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा, 3, तो कितने बचेंगे, 4, है ना। 4 मतलब कितना, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड। देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, या ऐसे देखो, एक लोन पेयर और ये फ्लोरीन, करेक्ट है। यहाँ सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। सारा कुछ आप इसका लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, चलो ट्राई करो एक बार। स्टेरिक नंबर में कितने लोन पेयर, 2, कितने बॉन्ड पेयर, 3, 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, TBP। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है ना। लेकिन अगर आपसे कोई शेप या स्ट्रक्चर पूछ ले तो इसको ढक लोगे, मैंने बताया था रिपल्शन होगा, तो ये थोड़ा सा इधर और ये थोड़ा सा इधर होगा, बिल्कुल सही। इसका शेप हो जाएगा बेंट टी शेप्ड, है ना। पूछने को तो वो कुछ भी पूछ सकते थे, लेकिन इस बार उन्होंने यही पूछा, ठीक है। अब बन गया है ना सबसे, ठीक है। तो अब XeF4 एक देख लो, इन्हीं दोनों में आएगा। जेनन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। 8 में से फ्लोरीन कितना ले जाएगा, 4, है ना, और 4 बच जाएंगे, मतलब 2 लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, ज्योमेट्री बताओ कैसा दिखेगा ये। वेरी गुड, ऑक्टा हेड्रल। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। ये चारों बॉन्ड प्लेनर में होंगे, अरे बोलो, और एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, बिल्कुल सही, ऑक्टा हेड्रल। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, ClF3 एंड XeF4। किसी को कोई डाउट, बढ़ा जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। The structure of PCl5 in solid state is। बाबू देखो, एक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देते हैं। ये जो चीज़ है ये हम आपको पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे, जिस दिन हम आपको पी ब्लॉक पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टाइम बिंग के लिए आप हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास PCl5 सॉलिड होता है तो ये टूट जाता है PCl4 प्लस में और PCl6 माइनस में, ठीक है। मतलब अगर आपसे कभी पूछे कि PCl5 सॉलिड स्टेट में, तो ये ना हो करके कौन से एग्जिस्ट करते हैं, ये, है ना। अगर तुम इनको ध्यान से देखो तो तुम इनको ऐड करोगे तो P2 और Cl10 हो जाएगा, P2Cl10, और P2Cl10 इसका 2 मॉलिक्यूल कहलाएगा। PCl5 2 बार होगा तो P2Cl10 हो जाएगा। याद है पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था NO2 के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जा रहा था, सेंट्रल नाइट्रोजन का के पास 7 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो डाइमर बना लिया था, और NO2 से क्या बन गया था, N2O4 लास्ट में एकदम। उसी तरीके का आप कुछ समझो, बाकी डिटेल कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली क्या होता है, सारी बातें बताएंगे। बस टाइम बीइंग के लिए याद रखना कि जब आप PCl5 सॉलिड स्टेट में बोले तो इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना, किनका बनाना है, इन दोनों का बनाना है। PCl4 प्लस का बनाएंगे और PCl6 माइनस का बनाएंगे, कोई दिक्कत।
अब हम लिख रहे हैं, तो लोग बनाना स्टार्ट करो, हम 4 ऑप्शंस लिख रहे हैं, बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है। टेट्राहेड्रल PCl4 प्लस एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 माइनस, स्क्वायर प्लेनर PCl4 प्लस एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 माइनस, स्क्वायर पिरामिडल, और डी है TBP, है ना। दिस इज जेई मेंस 2020। ध्यान से देखो। बिल्कुल सही। क्योंकि हमको इतना पता चल गया कि PCl5 सॉलिड फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करेगा, तो यानी हमको स्ट्रक्चर किसके किसके बनाने हैं, PCl4 प्लस के और PCl6 माइनस के। तो ये वाला तो पहले ही दोनों गलत हो गया, क्योंकि ये इसमें एक एक ही लिखा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया है, जबकि PCl5 का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस का बनेगा। तो PCl4 प्लस कैसा दिखेगा, फॉस्फोरस क्या बनेगा बताओ, सेंट्रल एटम। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, एक प्लस है तो कितने निकल गए, 4, और 4 क्लोरीन है तो एक एक बॉन्ड सबसे बन जाएगा, बोलो। तो कैसा ज्योमेट्री दिखता है, 4 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड वाला ज्योमेट्री ऐसा दिखेगा, Cl 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 और इस पे प्लस, दिस इज PCl4। ज्योमेट्री कैसा है ये, टेट्राहेड्रल। और PCl6 माइनस, सेंट्रल एटम कौन बनेगा, फॉस्फोरस, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, एक इलेक्ट्रॉन माइनस है तो 6, और 6 क्लोरीन जोड़ने हैं तो 6 6 जोड़ सकते हैं आराम से। बाबू पढ़ कर आओगे ना तो चीजें आसान लगेंगी ही। क्लोरीन 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 और फॉस्फोरस पर एक माइनस, तो ये ज्योमेट्री कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। चमका क्या, कितने लोग को, डन, ट्राई दिस। चलो, द स्पीसीज इन विच नाइट्रोजन एटम इज इन अ स्टेट ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा। ट्राई करो, देख लो, हो सकता है एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो।
इजी है। हाँ ठीक है, तो एक ही होगा, बनाओ सबके बनाओ, सही है। NO2 प्लस इज करेक्ट। NO2 प्लस इज करेक्ट, हाँ मल्टीप। चलो, लेकिन बनाओ सबके, सबके स्ट्रक्चर बनाओ, सबके स्ट्रक्चर बनाओ, प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। NO2 प्लस तो आप अभी पीछे भी पहले वाले क्वेश्चन में बनाए थे, SP आ रहा था और लीनियर आ रहा था, तो आप वहां से तो आराम से आपको याद होगा, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने का प्रैक्टिस सबको होना चाहिए। फिर ये क्या किए हो, नाइट्रोजन 6 बॉन्ड बना रहा है। कैसे करेंगे बाबू बताओ। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5। 5 में से एक को तो 2 दिया जा सकता है। ठीक है, अब तुम दूसरे को भी 2 दे दोगे तो इसके तो 4 पूरे हो जाएंगे, तो एक ऑक्सीजन हवा में लटकेगा नहीं। इसका मतलब एक एक तो दिया ही जा सकता है, एक दे दिया और एक कोऑर्डिनेट बना दिया। क्योंकि नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड कैसा बनाता है, कोऑर्डिनेट बनाता है, अरे बोलो। तो ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है माइनस, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है माइनस, और ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है प्लस। चेक कर लो, एक प्लस को एक माइनस खा जाएगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल पर एक माइनस बचेगा, तो आपका आ जाएगा NO3 माइनस। जो की पॉइंट्स बताया है उसको हमेशा ध्यान में रखा करो। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है, बताया था ना, कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाएगा तो माइनस, और कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो प्लस। क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड तब बनाएगा जब वो लोन पेयर डोनेट करके बनाएगा। बहुत अच्छे से मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर किया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज लेक्चर नंबर 6 दोबारा देखिए। कोई दिक्कत किसी को। चलो, तो क्या यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp है। देखो, नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर निकालोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा, कोई लोन पेयर नहीं, 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। हमको क्या चाहिए, sp। NO2 प्लस, तो ये तो बाबू तुम अभी ही बना कर आए थे थोड़ा देर पहले, बोलो ना। NO2 प्लस, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखोगे स्टेरिक नंबर तो कितना आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर नहीं, तो 2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ये मेरा आंसर हो सकता है, तो ये मेरा आंसर है। बाकी ट्राई करने के लिए NO2, और NO2 कैसा बताया था याद करो। ठीक है, और लास्ट में आपका NO2 माइनस। और हम आपको बताए थे ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है, N2O4 में, याद है ना सारी चीजें। ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट ही करेगा, और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो किसी भी नाइट्रोजन का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। इसीलिए ये मेरा आंसर नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर तुम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखने जाओगे तो तुमको 1 सिग्मा बॉन्ड इधर दिखेगा, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर दिखेगा, कोई लोन पेयर भी नहीं दिखेगा। ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते। हाइब्रिडाइजेशन में काउंट या तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं या लोन पेयर होते हैं। तो आपको लगेगा कि ये स्टेरिक नंबर 2 है और हाइब्रिडाइजेशन sp बोलेंगे, है ना, लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि इसमें नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। चेक करो, देखो 4, 2, 6 और एक इलेक्ट्रॉन इस पे बचा हुआ। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। 7 इलेक्ट्रॉन रखकर ये नाइट्रोजन स्टेबल होगा क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होगा नहीं। इसका एक डब्बा अभी भी ऐसा है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
सिंगल NO2 नेवर एग्जिस्ट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। तो आपको NO2 का स्ट्रक्चर इसके डाइमर से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन के पास देखोगे तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, और यहाँ पे भी एक सिग्मा, तीन सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। सारी चीजें मैंने अच्छे से डिस्कस की हैं, कोई दिक्कत? अब लास्ट में कौन सा बचा? NO2 माइनस कैसे करोगे? देखो नाइट्रोजन मस्त तीन बॉन्ड बना रहा है, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहे हैं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? तीन, न्यूट्रल। ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, न्यूट्रल, और ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना रहा है, तो माइनस। दिस इज NO2 माइनस। यहाँ पे बाबू लिखोगे स्टेरिक नंबर, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक लोन पेयर, तीन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2। लेकिन तुमको क्या चाहिए था? sp। तो सिर्फ NO2 प्लस ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp। कोई दिक्कत किसी को? है ना, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत ना इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स बनाने में होते हैं, ये नाइट्रोजन NO वाले, NO2 वाले, N2O वाले, ये सब तुम सीख गए। अच्छा तुम बताओ ना, ये सब तुमको इजी नहीं लगता? PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ये सब बहुत इजी हैं। बच्चों को दिक्कत इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने में होता है, और इसीलिए मैंने डिटेल में आपको लेक्चर नंबर 6 में सारी चीजें बताई हैं। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए? कितने लोग का सही है ये? वेरी गुड। क्वेश्चंस हैं बाबू मेरे पास, चलो ये देखो। ट्राई दिस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? दिस इज जेई एडवांस 2017। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ईच सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग स्पीसीज। इन सब का स्ट्रक्चर बनाइए। इन सब के स्ट्रक्चर में देखिए कि सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर हैं, और अंत में सबको जोड़ दीजिए तो एक नंबर आएगा, वो आपका आंसर है। मान लेते हैं इस पे दो आया, इस पे एक भी नहीं आया, इस पे एक आ गया, इस पर एक आ गया, तो टोटल कितने हो गए? दो, तीन, चार। सबका स्ट्रक्चर बनाओ, और सबके स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखिए कि सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं, और सबके लोन पेयर को जोड़ देना है। क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए, पीरियोडिक टेबल आपको याद है, और आप ऑक्सीजन, सल्फर, टेलेनियम, ये दिस इज। आपको क्या मतलब? आपको तो बस इतने मतलब है कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? छः। छः वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का है। ओ स्टाइल से TPO। अरे बोलो। हाँ ठीक है, जान ले लोगे अब मास्टर का। छूट गया तो। ओ स्टाइल से TPO, इसके नीचे पोलोनियम भी आता है। बाबू देखो, पीरियोडिक टेबल कम से कम ग्रुप ग्रुप याद रखो, ऐसे याद नहीं है तो ग्रुप ग्रुप कम से कम याद रखिए। है ना, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ कर आए हैं और आपको ये नहीं पता कि टेलेनियम किस ग्रुप में आता है। चलिए बनाइए। और तो किसी में दिक्कत नहीं है, ये सल्फर है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, जेनन है, ब्रोमीन है, टेलेनियम है, ब्रोमीन है। चलिए 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 फटाफट।
अरे घबराते क्या हो, सेंट्रल एटम कौन बनेगा, टेलेनियम, है ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। 6 से कितने ब्रोमीन जोड़ने हैं, हाँ 8 हो जाएगा, दो लोन पेयर है, दो माइनस है तो दो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 ब्रोमीन 6 ले जाएगा तो एक लोन पेयर बचेगा। चलो बनाओ, तो सारी चीजें वही हैं। कितना है आंसर? हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर। एसएन है वो, सल्फर और नाइट्रोजन अलग अलग है। ये होता है एसएन। एस और कैपिटल स्मॉल एन लिखा रहे तो दिस इज एसएन, जिसको आप टिन बोलते हैं। वो सल्फर और नाइट्रोजन है। बताओ, सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन में कौन बनेगा सेंट्रल एटम? सल्फर बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन तो बन नहीं सकता, वो एक ही बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल एटम का क्राइटेरिया क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड बनाए और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन और सल्फर एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, और नाइट्रोजन और सल्फर में कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर। नहीं, गलत, सात नहीं आएगा। अच्छे से बनाओ, हड़बड़ाओ नहीं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लाए हो क्या? केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक लाए हो? कोई लाया है क्या केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक? कुछ होमवर्क देते हैं आपको हम। कितना है विश्वास? करेक्ट, 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैसे करेंगे? नहीं बना। टेरेनियम ऑक्सीजन के फैमिली का है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और दो माइनस भी है, तो टोटल कितने हो गए, 8। 8 में से ब्रोमीन कितने ले जाएगा, 6। ठीक है, तो यानी आप देखो ना, ऐसे ऐसे सोच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप यहाँ पे 6 ब्रोमीन जोड़ दो। रफली बस खाली लोन पेयर ही चेक करना है, तो उतना डिटेल में भी बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो अंत में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये इस पे कितना लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर। चलिए, Br2+, ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। एक प्लस है तो निकल गया, बचे 6। 6 में से फ्लोरीन कितने ले जाएंगे, 2, बचेगा कितना, 2, 4। समझ रहे हो ना? तो डायरेक्ट लिख दें। तो Br2 के पास कितने लोन पेयर बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। SnF3, सल्फर बचेगा। सल्फर के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा, 3, और बाकी बचा हुआ 3 नाइट्रोजन ले जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है, 3। ठीक है, ये 3 हो गया। और एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, टाइम बिंग के लिए ऐसे दिखा दे रहे, बाकी बनेगा टेट्राहेड्रल जैसा, कोई दिक्कत? चलिए बताइए, कोई लोन पेयर बचा सल्फर के पास, 6 थे, 6 से तो आपने बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा। आगे आइए,
XeF3 माइनस, सेंट्रल एटम कौन बनेगा? जेनन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक माइनस भी है, 9 हो गए। 9 में से फ्लोरीन कितने ले गया? 3। बचे कितने? 6। तो XeF3 माइनस में कितने लोन पेयर बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 3 लोन पेयर बचे। तो 3 2 5 और एक 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। अब बोलो ये क्वेश्चन भी अगर एडवांस में आएगा तो तुमसे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होता बाबू कि एडवांस के सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आ जाएं कि आपसे नहीं बने। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे तो हम आपको फिर बता रहे हैं बहुत इजीली आप स्कोर भी कर सकते हैं जेई एडवांस जैसे पेपर में। ठीक है, देखो हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं अगर आप सोचते हैं कि हमको अच्छा रैंक लाना है, ठीक है, तो पहले आप इतनी तैयारी जरूर कीजिए कि आपका रैंक ऑल इंडिया 800 900 1000 है ना, ट्रिपल डिजिट्स में आ जाए। क्योंकि डबल डिजिट्स में रैंक लाने के लिए, है ना, डबल डिजिट्स में रैंक लाने के लिए फिर आपको उसके ऊपर से और चीजें मेहनत करनी पड़ेंगी। तो वो आपका बेस स्ट्रांग ही नहीं है, आप उतना ला ही नहीं पा रहे हैं और आप सोचेंगे कि हम एक ही बार ऑल इंडिया रैंक 1 ही ले आए। तो वैसा नहीं होगा, आपको कंटेंट सारा कुछ मिलेगा लेकिन आप उसको अच्छे से पढ़ते जाइएगा तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ध्यान से। ये क्लियर हो गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है ये सब हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई भी सवाल आप कहीं से भी बनाएंगे आज के क्लास के बाद से तो आपसे बनना चाहिए। सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, है ना, तो इसीलिए उनको अभी नहीं करना है। कहीं पर भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोई कंपाउंड दिख जाएगा। कौन सा वाला? स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हो K3FeCN6, इस तरीके का कोई, और बोले कि बताइए इसकी ज्योमेट्री बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ये सब चीजें बताइए, तो स्क्वायर ब्रैकेट वालों से अभी बचना है। ठीक है, इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। केमिकल बॉन्डिंग जब खत्म हो जाएगा तो अगला चैप्टर हम लोग का ये वाला है। तो यहाँ पर जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग उस चैप्टर में जितने स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड होंगे उनको करेंगे। ठीक है, देख के ही पहचान में आ जाएगा। कहीं देखो इन जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं कहीं स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोई आ जाएगा तो टाइम बीइंग के लिए आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तब वहां पर करेंगे। उसको छोड़कर तुम कोई भी सवाल कहीं से भी बनाओगे तो तुमसे बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो तुम डिस्कस करो, लाओ हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन बन जाएंगे, आई गारंटी, अगर आपको सारी बताई गई बातें आती हैं तो। पढ़ा जाए आगे, चलो। द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल having identical shape, the group of molecule having identical shape, ठीक है। तो आपका इसमें पहला है BF3 PCl3 एंड XCO3। फिर है PCl5 IF5 XeO2F2। तीसरा है SF4 XeF4 CCl4। और तीसरा है ClF3 XeOF2 और XeF3+। ठीक है, चलो इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका शेप आइडेंटिकल है। मतलब जैसे अगर आप बोलते हैं कि मेरा आंसर ए है, मतलब इसमें इन तीनों मॉलिक्यूल्स का जो शेप आएगा वो कैसा आएगा? आइडेंटिकल। ट्राई करो। द मॉलिक्यूल्स या द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग आइडेंटिकल शेप।
पहला ही आ गया। चेक कर लेते हैं। गलत है। बुक में आंसर कुछ और है। हाँ। हाँ, डी सही है। ए के बाद सीधा डी। देख लेते हैं। हाँ, बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। हम्म। नए अनुभव, आपका आंसर गलत है। जैसे पहला चेक करेंगे BF3। तो ये बोरॉन है। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 1s2, 2s2। अच्छा नहीं। हाँ, 1s2, 2s2, 2p1। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? हाँ, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन कितने हैं? 3। तो तीनों क्या ले जाएंगे? एक एक। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अरे बोलो, शेप कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर प्लेनर। कोई दिक्कत? फिर आता है PCl3। ठीक है, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से क्लोरीन कितना ले जाएगा? 3। और एक क्या बचेगा? लोन पेयर। तो एक लोन पेयर और 3 क्लोरीन। बाबू, इसका शेप कैसा बताया था? पिरामिडल। sp3 सोचो। इसको ढक लोगे तो एक बॉन्ड प्लेन में, एक प्लेन के बाहर, एक प्लेन के अंदर। sp3 केस नंबर 2, जिसमें एक लोन पेयर आता था, तो ये पिरामिडल हो गया। तो इसका और इसका शेप नहीं हुआ मैच। तो ए ऑप्शन नहीं है आपका। अरे बोलो भाई। आप XCO3 भी कर लोगे। तो जेनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 में से ऑक्सीजन कितने ले जाएगा? 6। तो एक लोन पेयर बचेगा। इसका भी जो शेप है वो कैसा दिखेगा? पिरामिडल। लेकिन पहले वाले का शेप कैसा दिखेगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो सबके शेप आइडेंटिकल हैं? नहीं, तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट ट्राई करो। सब बना के दिखाएं या डायरेक्ट आंसर बना दें? चलो कोई बात नहीं। PCl5। PCl5 तो बाबू ये दिखेगा। बोलो, इसका शेप कैसा दिखेगा? TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। IF5 आयोडीन है। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 5। और एक क्या बचेगा? लोन पेयर। बोलो। फ्लोरीन, 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 और एक क्या बचेगा? लोन पेयर। कैसा शेप है? इसको ढक लोगे तो स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का केस नंबर 1, केस नंबर 2। अरे भाई, ये 6 बॉन्ड हो जाते तो ऑक्टाहेड्रल होता। तुम इसको ढक लोगे तो एक प्लेन में स्क्वायर दिखेगा और नीचे एक बॉन्ड दिखेगा, स्क्वायर पिरामिडल। सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं बाबू। दिक्कत हो रहा है? अरे बोलो ना।
तो इनके शेप सेम हुए क्या? इसका शेप टीबीपी ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, इसका स्क्वायर पिरामिडल, तो शेप क्या हो गए? अलग अलग। तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा, ए भी नहीं था। सी चेक कर लो। SF4 सल्फर है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 4। बचेगा कितना? 2, मतलब एक लोन पेयर बचेगा। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, एक लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, यही ना बनेगा। सी 100, इसका शेप कैसा दिखेगा? सी 100 जैसा। XeF4 जेनन है। कितने इलेक्ट्रॉन है जेनन के पास? 8। 8 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 4। बचेंगे कितने? 4। क्या होगा? फ्लोरीन, 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 एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर, इसका जो शेप आ गया वो आ गया स्क्वायर प्लेनर। ये नहीं दिखेंगे, तो ये 4 बॉन्ड आपको एक प्लेन ही में दिखेंगे स्क्वायर जैसा। तो ये सी 100 ये स्क्वायर प्लेनर शेप सेम है? नहीं, तो ये वाला भी क्या हो गया? गलत। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए जब तुमको पता चल गया कि शुरू के 3 नहीं है और सिंगल करेक्ट ही है, तो चौथा बना के चेक मत करना। एग्जाम में ये सब कॉन्सेप्ट से एलिमेंट मेथड, इसको बोलते हैं एलिमिनेटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? एलिमिनेटिंग मेथड। तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, और तुमको पता है कि ए और सी नहीं होगा, तो ए और सी हटा, अब बी और डी में से बस चेक करना है। तो ऐसे क्या होगा? समय बचेगा, है ना। पता भी है कि ये नहीं हो सकता, फिर भी चलो एक बार चेक कर लेते। प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सही है। अभी तो सीख रहे हो तो हम सारे बना रहे हैं। ये क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगता, हम देख देख के बता देते। ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम पेन नहीं उठाते ये सब क्वेश्चन में, है ना। अगर हमको अपना स्किल दिखाना रहे कि हम कितना जल्दी ये क्वेश्चन बनाएं, हम जितने स्ट्रक्चर तुमको बना बना के बता रहे हैं ना, उतना स्ट्रक्चर हम दिमाग में बिना पेन उठाए बना लेंगे, है ना। और हम ऐसे ही गिन के बता देंगे किस में क्या है। ऐसा प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, है ना। लेकिन हम आपको अभी सिखा रहे हैं तो हम आराम से एक एक चीज बना बना के सिखा रहे हैं कि आप कंफर्टेबल हो जाए। कोई दिक्कत? चलो ये आ जाओ। ClF3 सेंट्रल एटम बनेगा क्लोरीन। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 3। बचेंगे 4। 4 मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और 2 लोन पेयर। कोई दिक्कत? शेप क्या आएगा? बेंट टी, बेंट टी शेप। XeOF2 जेनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 8। 8 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 2। ऑक्सीजन कितने ले जाएगा? 2। तो टोटल 4 निकल जाएंगे, 4 बचेगा। अरे बोलो। तो ये हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन, डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर, लोन पेयर, फिर शेप क्या आएगा? बेंट टी। बताया है ना, रिपल्शन के कारण ये वाला थोड़ा सा झुक जाता है। अरे बोलो ना। लास्ट में कौन बचा? XeF3 प्लस। जेनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 3। बचे कितने? 5। एक प्लस भी है तो एक और निकल जाएगा, बचे कितने? 4। इसका मतलब वही चीज, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और 2 लोन पेयर, ठीक है। ये भी क्या हो गया? बेंट टी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे मॉलिक्यूल्स के शेप क्या हैं? सेम। डी, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट। अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत धक्का मुक्की नहीं करना है। चमका ना? बढ़ा जाए आगे। ट्राई दिस। आपको कौन सा आयन इन विच विच हैज
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर द सेंट्रल एटम। चलो बताओ, इजी है ये, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ, अच्छे से बनाओ ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से मत घबराओ, बनाओ चारों के स्ट्रक्चर्स और लिखो स्टेरिक नंबर, लिखो हाइब्रिडाइजेशन। जितना ज़्यादा बाबू बनाओगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होते चले जाओगे। प्रैक्टिस का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जेई एडवांस जैसे एग्जाम है बाबू, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो इन तीनों में कंपैरेटिवली लगभग हर साल का अगर एवरेज निकाला जाए ना, तो सच बता रहे केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग है। तुम किसी भी टॉपर से पूछ लोगे, किसी का भी रैंक अच्छा है, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि मेरी केमिस्ट्री खराब थी, क्योंकि हर बच्चे को ये बात पहले से उनके टीचर्स बताते हैं। मेरा भी एक्सपीरियंस है काफ़ी, मान लो केमिस्ट्री से ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जाम के लिए कोई नहीं है। और स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के तो सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है, विद इन सेकेंड्स आप आंसर बता सकते हैं। ट्राई दिस, क्या आंसर होगा बताओ। बी, If6 माइनस, आयोडीन कितना है, सेंट्रल एटम बनेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, 7 और 1 माइनस तो कितने हो गए, 8। 8 में से 6 कितने ले जाएगा, फ्लोरीन, एक लोन पेयर। तो यानी कि If6 माइनस में 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो आएगा 7। sp3, 3 और एक 4, D3 हो जाएगा ये, है ना। हमको क्या चाहिए था, sp3d2, नहीं होगा ये। ICl4 माइनस, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ले जाएगा 4, तो 4 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 6, बिल्कुल सही, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। देख लेते हैं कहीं मल्टीपल करेक्ट हुआ तो। ICl2 माइनस, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, एक माइनस तो हो गए 8, 8 में से क्लोरीन कितने ले जाएगा, 2, तो कितना बचा, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 5, ये आएगा sp3d। और लास्ट में बचा Br F2 माइनस, Br F2 माइनस, ठीक है। तो सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास कितने, 7, एक माइनस तो 8, 8 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा, 2, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, ये भी कितना आ गया, 5, sp3d। तुमको क्या चाहिए था, sp3d2, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ICl4 माइनस में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, पक्का। चलो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एलीन्स, इन एलीन्स। अब ये एलियन क्या आ गया, एलीन्स किसको बोलते हैं, है ना। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक तो आप क्वेश्चन का कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, है कि नहीं। आइए देखते हैं हम आपको, एलीन्स बोलते हैं जब आपके पास कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस में डबल बॉन्ड हो। कॉन्जिक्यूटिव पोजीशंस में डबल बॉन्ड मतलब लगातार डबल बॉन्ड, है ना। जैसे मान लीजिए
मैंने एक कार्बन लिया, यहाँ एक डबल बॉन्ड बनाया, फिर इसके जस्ट बगल में एक डबल बॉन्ड बनाया, तो इस कैटेगरी को आप बोलते हैं एलीन। क्या बोलते हैं? एलीन। जब भी दो डबल बॉन्ड लगातार आएंगे तो आप उनको क्या बोलेंगे? एलीन। क्या बोलेंगे? एलीन। कोई दिक्कत किसी को? एलीन, ये एलीन कहलाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल है तो इसमें सारे कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है? देखो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अलीन्स, अच्छे से देख के बताओ। सारे कितने कार्बन दिख रहे हैं? तीन, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तीनों का हाइब्रिड, हम ऑप्शन नहीं लिख रहे, ऑप्शंस भी हैं, लेकिन तुम ऐसे ही निकालो ना, इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ट्राई दिस। हम्म। बताओ। देखो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? तो दो बॉन्ड बचे हैं, तो नहीं भी दिखाए गए हैं तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बहुत फ्रीक्वेंटली बॉन्ड बनाते हैं, इतना तो आप 10th में भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो अगर कहीं कार्बन के चार बॉन्ड नहीं पूरे होते, मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरे केमिस्ट्री में अगर कहीं कार्बन के चार बॉन्ड नहीं पूरे होते, क्योंकि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? चार। बहुत सीधा साधा बच्चा है बाबू वो, कार्बन हमेशा जीवन में चार बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए, दो नहीं दिख रहे, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन है, क्योंकि सी एच बॉन्ड को आप जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते। एक ये भी रूल है ना, सी एच बॉन्ड is not normally represented। अरे बोलो। इसको ऐसा मान लिया गया कि कहीं अगर कार्बन के चार बॉन्ड नहीं पूरे होंगे, हो रहे होंगे, इसका मतलब वहां हाइड्रोजन कनेक्टेड है। बीच वाले में कोई हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा? क्योंकि उस कार्बन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाए हैं? चार। और यहाँ पे फिर हो गया एच एच। अरे बोलो। तो इस साइड वाले को किसी को भी देख लोगे तो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? तीन सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, तीन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। तो दोनों साइड वाले क्या हो गए? sp2। ये भी क्या हो गया? sp2। बीच वाले को देखो, दो सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस पता होना चाहिए एलीन क्या होता है। अरे बोलो। हम यहाँ पे तुमको ना कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखना चाहोगे तुमको यहीं पे सिखा देते हैं। हमेशा तुमको केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ता रहेगा, स्पेशली ऑर्गेनिक में, कोई दिक्कत? देखो, एलिन तो तुम समझ गए। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एलाइलिक, तो बड़े बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एलीन क्या है, एलाइलिक क्या है? एलाइलिक, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डबल बॉन्ड है और इसके बगल में कोई कार्बन है, तो डबल बॉन्ड का बगल वाला जो कार्बन है इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन, या आप इसको बोल सकते हो एलाइलिक पोजीशन। अरे बोलो, क्लियर है? तो कभी भी केमिस्ट्री में एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन का कहीं जिक्र हो तो आप हमेशा समझ लेना डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक। कोई भी एटम रहे, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रहना चाहिए, सिर्फ कुछ भी रहे, जैसे आप यहाँ पर कोई और भी एलिमेंट अगर जोड़ दोगे तो वो बोलोगे कि वो एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक। हाँ मतलब, नहीं नहीं, डबल डबल जा ही नहीं रहा, ये अलग है, ये अलग है, बस सिंपल एक डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। नहीं तो नहीं, नहीं कुछ नहीं, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जनरली, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो हम उसको sp3 बोलेंगे। बाबू भी, ये डबल बॉन्ड के बगल में आप ट्रिपल बॉन्ड बना ही नहीं सकते, कार्बन पांच बॉन्ड बनाने लगेगा बीच वाला। तुम ये बना सकते हो? बना ही नहीं सकते, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? ऐसे बनाने वालों का वो हिसाब ऊपर में अलग से होगा। बोले धरती पर जब तुमको जन्म दिए थे तो तुम कार्बन के पांच बॉन्ड बना रहे थे, है ना? चित्रगुप्त जी अलग से लिख देंगे खाता में कि इस इंसान ने धरती पर कार्बन के पांच बॉन्ड बनाए थे, जैसे आप नाइट्रोजन के छह बना रहे थे।
ठीक है, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तुम अगर डबल बॉन्ड अगर ऐसे दिखा सकते, यही ना तीन पॉसिबिलिटी दिख रही है तुमको, तो जब तुम डबल बॉन्ड इसको ही दिखाई दिए तो ये कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला थोड़ी हुआ है, तो डबल बॉन्ड उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन जब बोला जाएगा तो वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड ही होगा। अरे बोलो। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे मान लो आपके पास है, मैंने यहाँ पर दो क्लोरीन जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? दो क्लोरीन जोड़ दिए, तो आपको लगेगा कि ये दोनों क्लोरीन मैंने एडजेसेंट कार्बन्स पे जोड़े हैं, अगल बगल के कार्बन पर जोड़े हैं, तो इस तरीके को बोलेंगे विसिनल। विसिनल का मतलब केमिस्ट्री में होता है अड़ोसी पड़ोसी, मतलब जस्ट एडजेसेंट। तो आप बोलोगे कि ये दोनों क्लोरीन विसिनल पोजीशंस पे लगे हैं। क्या लगे हैं? विसिनल पोजीशंस पे। ठीक है, या तुम इसको बोल सकते हो विसिनल क्लोराइड। क्या बोल सकते हो? विसिनल क्लोराइड। विसिनल क्लोराइड बोलने का मतलब है कि दो क्लोरीन जो लगे हैं वो अगल बगल वाले कार्बन पर लगे हुए हैं। ठीक है, एलाइल क्लियर हो गया, विसिनल क्लियर हो गया। कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक ही कार्बन पर जैसे मान लीजिए दो OH कनेक्ट कर दिए या दो क्लोरीन जोड़ देते। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो क्लोरीन है लेकिन वो अगल बगल के कार्बन पे हैं। यहाँ पर दो चीजें जुड़ी गई हैं लेकिन सेम कार्बन पर जोड़ी गई हैं, तो इनको बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल। कैसे बना सकते हो? एक ही कार्बन पर दो OH जुड़ा है तो। अरे ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, डिजाइन नहीं बनाना है यहाँ, बस ये देख कनेक्टिविटी देखना है। अगर क्लोरीन अगल बगल मतलब एडजेसेंट पोजीशंस पे कनेक्टेड है तो आप बोलेंगे विसिनल। अरे ये सब बहुत वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको अक्सर दिखेंगे केमिस्ट्री में। कहीं विसिनल वर्ड दिखा रहे तो समझ जाना कि मतलब जो दो चीजें जोड़ी गई हैं वो एडजेसेंट कार्बन्स पे जोड़ी गई है, मतलब अगल बगल कार्बन पर। कहीं जेमिनल वर्ड लिखा रहेगा, है ना, जेमिनल। ठीक है, तो आप एक ही कार्बन पर वो दो चीजें जोड़ी गई होंगी। अरे बोलो ना। और एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर, है ना। जैसे हम बोले कि जाओ एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन जोड़ो, एलाइलिक पोजीशन पर क्या जोड़ो? ब्रोमीन जोड़ो, तो आपकी इन तीन कार्बन में से किस कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ेंगे? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्या जोड़ देंगे? ब्रोमीन। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, दो तीन टर्म्स, ये बहुत कॉमन हैं और ये सब कार्बन के पोजीशंस को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। अरे बोलो ना। वही तो है ये। अरे ये यही चीज तो है। तुम इसी को अलग अलग करके दिखा दो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये सेम ही तो है। नहीं, ये क्लियर है। तो याद रखना, एलिन विसिनल कैसे कहा जाएगा तुमको? तुम बताओ, ऑक्सीजन किस कार्बन से कनेक्टेड है? दोनों ऑक्सीजन एक ही कार्बन से ना कनेक्टेड है, तो विसिनल कैसे हो जाएगा? विसिनल तब होगा जब दो चीजें अगल बगल अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड हो, ऐसा। जैसे अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा जोड़िए, तो आप बोलोगे ये दोनों का OH जो है वो एडजेसेंट कार्बन्स पे कनेक्टेड है, तो ये विसिनल है, ये दिस इज जेमिनल। सिंपल तो है, अगल बगल के कार्बन पर चीजें जोड़ी जाए तो विसिनल, एक ही कार्बन पे जोड़ी जाए तो जेमिनल, और डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जोड़ी जाए तो एलाइलिक। ये तीन पोजीशंस ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में बहुत कॉमन होता है। नोट करो इनको, नोट करो, नोट करो। हो गया। कोई दिक्कत? लिख लिए? हम्म।
अरे बाकी नोट्स तो मिलेगा ही तुमको। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको अच्छा इन द सेंस कि इजी ही है, थोड़ा अच्छे से बनाना। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ये रुक जाओ, अभी मत बनाओ इसको। ऑक्सी एसिड पढ़ा देंगे तब बनाना, नहीं तो फिर तुम फंस जाओगे। बेटर है जो कॉन्सेप्ट जहाँ पर डील हो वहीं पर करेंगे। XeO F2 का स्ट्रक्चर बनाओ। XeO F2 का हमको शेप बताओ, शेप। और XeO2F2 का भी शेप बताओ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, यही है। आपको XeO F2 और XeO2F2 का शेप बताना है। इजी है, वो बना लो। ये सब तो तुम्हारे कॉपी में बने हुए होंगे। देखो क्या होता है पता है, देखो जब एग्जाम होता है ना, अब जैसे मैंने तुमको ये पढ़ाया, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेंस में, नीट में, ये सब टाइप के क्वेश्चन सिंपल सिंपल आते रहते हैं। ठीक है, तो फिर टीचर क्या क्लेम करते हैं, जो पढ़ाया वही आया। क्वेश्चन मेरे को पढ़ाए हुए कॉपी से आया, नहीं बोलते, तुम सुने होगे, है ना। जनरली टीचर्स और इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं कि देखो ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने अपने कॉपी में बनवाया था और ये मेरे कॉपी से डायरेक्ट सवाल आ गया एग्जाम में। ये सब ढकोसलाबाजी है। ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एनटीए वाले बैठते हैं फलाना सर का नोट्स पढ़ उठा लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनाने लगते हैं, ऐसा नहीं होता। हर अच्छा इंस्टीट्यूट, हर अच्छा टीचर आपको हर वो स्टैंडर्ड चीज़ें बताता है जो इम्पोर्टेंट है ना। मेरा ही नहीं, तुम किसी भी अच्छे केमिस्ट्री टीचर का अगर नोट्स उठाओगे केमिकल बॉन्डिंग का, तो तुमको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस वो अपने क्लास में बना बना कर सिखाते, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों पे कभी भरोसा नहीं करना है, फलाने टीचर का नोट्स देख लिए, है ना। या हम भी कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि तुम मेरा नोट्स देख लोगे तो तुम्हारे मेरे मेरे नोट से ही तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर गारंटी है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा हम दे रहे हैं, है ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ ऐसा आपके नोट से बाहर नहीं आएगा। या अगर कोई क्वेश्चन एडवांस में कोई नए टाइप का फ्रेम भी होता है, तो आप बिल्कुल इस पोजीशन में रहेंगे कि उसके बारे में सोच पाएंगे, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड सारी बातें मैंने सिखाई रहेंगी। ठीक है, बताओ क्या आएगा। दोनों का, दोनों दोनों का बताओ। ये ज्योमेट्री नहीं है वो, ये सब शेप्स हैं। चलो ये बनाओ, मेंस का है। ऊपर वाला बन गया दोनों। क्या है इसका, पक्का ना, सही बोल रहे हो ना कि बना के दिखाएं, बेंट टी और ये।
8 में से 2 निकल गए, सी 100। हाँ ठीक है। हम्म, कैसे? नहीं आएगा बाबू। अगर आप एक बॉन्ड बनाओगे, ऐसा देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जनरली कोशिश करते हैं चीज़ों, क्योंकि देखो न्यूट्रल वाली चीज़ें हमेशा चार्ज वाली चीज़ों से ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो अगर आपके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्यों आप ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन देंगे? है ना? जैसे ऑक्सीजन एक बॉन्ड कब बनाता है? मजबूरी में, कि भाई उसको नहीं मिल सकता। जैसे हम लोग बना रहे थे नाइट्रोजन वाले स्ट्रक्चर्स, ज़्यादा था ही नहीं, नाइट्रोजन 6 तो बना नहीं सकता था, तो तीनों को दो दो दे नहीं सकते थे। तो वैसे केसेस में जहाँ नहीं बन पाता, जहाँ आपके पास ढेर सा 8-8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, फिर भी आप ऑक्सीजन को बोले नहीं नहीं तुमको नहीं देंगे, तुमसे पर्सनली दुश्मनी है मेरा, ऐसा थोड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन जितने हैं आपके पास, सफिशिएंट ऑक्सीजन, तो जिसको जितने चाहिए उतने दीजिए, सिंपल सा बात है। चलो वेरी गुड, ये तो बन गया, सही है ना यार? सही है लग रहा है। चलो ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। आइडेंटिफाई द पेयर इन विच शेप इज टी शेप्ड एंड स्क्वायर पिरामिडल। आपको इसमें से वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें एक मॉलिक्यूल का शेप टी आए और दूसरे का स्क्वायर पिरामिडल आए। किसी का भी आ सकता है, हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, उतना वो नहीं होगा, आप डायरेक्टली चेक करो। बताओ बाबू जल्दी। हम्म। यहाँ IO4, नहीं तो उस पर चार्ज भी आएगा ना फिर। क्या क्वेश्चन था देखने दो। बोलो। करेक्ट, डी करेक्ट है। देखो ना, XeO F2 जेनन है, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितने ले जाएगा? दो। दो फ्लोरीन कितने ले जाएंगे? दो। तो टोटल कितने हो गए? 4। और बचे कितने? तो फ्लोरीन ऊपर, फ्लोरीन नीचे, डबल बॉन्ड इधर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, दिस इज बेंट टी। अरे टी बेंट टी, और टी कभी ऐसे नहीं होगा, वो बेंट ही होगा। अब देखो ये सब थोड़ी मोड़ी चीज़ों के लिए ना आप एनटीए पे केस नहीं कर सकते कि आपने बेंट टी क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको एक्सेप्टेड रहती है, तो कॉमन सेंस के, अगर वो टी बोल रहा है तो बेंट टी टी एक ही है। ठीक है, चलो स्क्वायर पिरामिडल बोलो। सॉरी, XeO F4 है, जेनन के पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से फ्लोरीन कितने ले जाएगा? 4। ऑक्सीजन कितने ले जाएगा? 2। तो आपके पास फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और इधर आ गया आपका एक लोन पेयर, तो ये तो हटा लो। तो प्लेन में स्क्वायर और ऊपर में एक, तो ये क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल। करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है आपका डी। क्लियर है?
एक क्वेश्चन और करते हैं इसको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? मैंने पढ़ाया है आपको क्वांटम नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल? NO3 माइनस CO3 2 माइनस ClO3 माइनस CO3 2 माइनस SO3 and NO3 minus CO3 2 minus and SO3। ये देखो केमिस्ट्री में कहीं पे भी अगर ये आइसो वर्ड ऐसे लग जाए ना, इसका मतलब होता है सेम। तो आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब कि किसका स्ट्रक्चर सेम है या शेप सेम है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है किसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको वो मॉलिक्यूल इसमें से टिक करना है जिनके शेप भी सेम है और जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। Cl है, वो क्लोरीन है। आयोडीन होता बाबू तो हम कैपिटल आई लिखते। दिस इज क्लोरीन ClO3 माइनस। एल है वो, एल। नमस्ते सर, बैठिए ना, आ रहे हैं 10 मिनट। नहीं, पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो जिन आइसो इलेक्ट्रॉन। बैठिए ना, हम खत्म करके 10 मिनट में आ रहे हैं। तुम क्लास क्यों नहीं आए? हाँ, कहाँ? किस लिए? डी। ए। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ये NO3 माइनस है। अच्छा, CO3 2 माइनस। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? कार्बन। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और यहाँ पर क्या है? तो 6 हो गए। और आपके पास ऑक्सीजन है, कैसे करोगे? CO3 2 माइनस। देखो,
दिस इज CO3 2-, कार्बोनेट। देखो कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। देखो ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो माइनस चार्ज आएगा वो सेंट्रल एटम ही ले जाएगा, है ना, आपको ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है, नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वो जो बड़े बड़े वाले एटम होते हैं ना, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। कार्बन 4 बॉन्ड भी बना ले और प्लस उस दो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी बाहर से कर ले, ऐसा उसके साथ नहीं होगा। तुम लिख के देखो, देखो कार्बन इज 6, तो ये आप लिखोगे 1s2, 2s2 और क्या लिखोगे 2p2। तो ये हो गया आपका 2s2 और ये हो गया आपका 2p2। ठीक है, अब मैक्सिमम कार्बन क्या कर सकता है, बाहर वाले से किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं, या अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्साइट करा सकता है। अरे बोलो, तो एक्साइट करेगा तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। तो ये नॉर्मल कितने 4 बॉन्ड बनाएगा, अगर ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है कोवैलेंट, तो इसके पास कोई डब्बा खाली बचेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर से एक्सेप्ट कर ले, नहीं। लेकिन यहीं पर अगर आयोडीन होता, क्लोरीन होता, तो ये सब के पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ये बात अपने जीवन में बैठा लो, कार्बन हमेशा कितने बनाएगा, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाया। अब ये देखो, ये दोनों ऑक्सीजन ने एक एक बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो चलो, तो स्ट्रक्चर वाइज या शेप वाइज तो आपको चीजें सेम लग रही हैं। शेप, दिस इज ऑल्सो ट्रायंगुलर प्लेनर, और ये भी क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी तो देखना है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8, इसके पास 8 और इसके पास। क्वेश्चन सही है ना, क्यों नहीं, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बना रहा, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2। CO3 2- में देखो, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, इन सब के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन है, कुछ गड़बड़ है क्या। हाँ कर सकते हैं, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 7 वैलेंस है, नहीं वैलेंस नहीं, हमको तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिनने हैं ना। क्या, तो माइनस तो है ना, एक प्लस एक माइनस है, तो ये माइनस हो गया। एक तो क्वेश्चन देखने दो हमको, मैं तो जोड़ नहीं लिए वहाँ, विच, ऑप्शंस है NO3 - CO3 2-, SO3 NO3-, ठीक है, ClO3 एंड CO3 2-, ClO3, नहीं माइनस तो होगा, ClO3- एंड CO3 2-, CO3 2- और SO3। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी टोटल कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी गिन सकते थे, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, 8, तो 8 × 3 कितना, 24, 24 प्लस नाइट्रोजन का 7 कितना, 31, और एक माइनस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा लिया गया, तो 32। यहाँ पे CO कार्बन के पास टोटल कितने, 6,
ऑक्सीजन के पास कितने 8, तो 8 3 24, 24 और 6 कितना 30, और 30 और 2 32। तो यही अब पहला ही मैच कर गया। मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, नहीं तो रहता ना। हाँ, अच्छा हो सकता है तो मल्टीपल करेक्ट भी हो। तो इसी तरीके से चेक तो कर ही लोगे आगे। ठीक है, देख लेना सिंगल करेक्ट है मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर सिंगल ही करेक्ट है क्योंकि ए ही दिया है सिर्फ। चेक कर लेना आगे क्या होगा। ठीक है सर। ये क्लियर है क्या, ये पक्का? तो आपका ए ऑप्शन तो आपका इसका करेक्ट ही आ रहा है। इस तरीके से चेक कर सकते हो ना। तो याद रखना बाबू, ये सारी चीजें वर्ड जो है वो बहुत कॉमन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब जिनका स्ट्रक्चर या शेप है। तो ध्यान से देखो, दोनों आपको ट्रायंगुलर प्लेनर ही दिखेंगे, और दोनों के पास बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? पहला चेक किए वही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन तुम बाकी करना। हाँ, हाँ ऑप्शन आंसर में तो ए ही दिया, बाकी चेक करने के लिए कर सकते हो, उसमें क्या है। ये सब मत सोचो, आप चेक कर लो, आगे आगे चेक कर लो, कर सकते हो ना। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो फिर आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। तो मज़ा आ रहा है ना ये सारा चीज़ करके? ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं कल।